हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परख सीरीज़ में और परख सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 7 कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी की ये क्लास है जिसमें हम कल्चरल सोशल ज्योग्राफी यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के जो भी सीरीज़ हैं परख सीरीज़ के जो यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी को कवर नहीं किया है तो आप सभी उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेंगी ये क्लासेस कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम यूनिट 7 पर पहुँच चुके हैं। यूनिट 7 यानी कि कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए लिखा है लिखा है आपके सामने कि गोंड ट्राइब का जो मेन ऑक्यूपेशन है, गोंड ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन क्या है। देखिए आप जरा, गोंड ट्राइब का मेन ऑक्यूपेशन फूड गैदरिंग है, फॉरेस्ट्री है, हंटिंग है या फिर कल्टीवेशन है। बताइए जल्दी से, और सभी कमेंट में आंसर ज़रूर लिखेंगे कि आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मालूम है। गोंड ट्राइब जो है इंडिया की लार्जेस्ट ये ट्राइबल ग्रुप है। लगभग 8 मिलियन लोग गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में गोंड ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और गोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो मेनली कल्टीवेशन, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है डी। ट्राइब से आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर तो गोंड ट्राइब के बारे में पूछा है। अब इसमें मैंने आपको दो बातें और बताई। एक तो गोंड ट्राइब, इनका मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, कल्टीवेशन है, लार्जेस्ट ग्रुप है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरह के स्टेट में आपको मिलेगी ये। तो अगला आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछ सकता है, 4 ट्राइब के नाम दे दिए, कौन सा उनका इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर वो मिलेंगे, ये भी आपसे सवाल बनता है। तो ट्राइब से बहुत सिंपल तरह के सवाल बनते हैं। आप कुछ ट्राइब्स को जो कि एग्ज़ाम में आई हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को याद कीजिए और इनको मैप बनाकर याद करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये है कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज द्रविडियन भाषा परिवार का भाग नहीं है। सिंहली, ब्राहुई, कन्नड़, मलयालम। बताइए। देखिए ज़रा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सिंहली, ब्राहुई, कन्नड़, मलयालम अलग अलग फैमिली ग्रुप हैं, लैंग्वेज फैमिली ग्रुप, ऑस्ट्रिक फैमिली, द्रविडियन फैमिली। ठीक है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ से सवाल पूछा गया है कि अभी द्रविडियन लैंग्वेज में जो साउथ की लैंग्वेजेस है ना वो ज़्यादा आती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, उसमें कन्नड़ है। लेकिन ये जो सिंहली है ये लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली की नहीं है, डज नॉट बिलोंग। मैंने जैसा आपको बताया ना, द्रविड़, पंजाब, उत्कल, द्रविड़, तो ये द्रविड़ जो है साउथ इंडिया की मेनली लैंग्वेजेस होती हैं। और साउथ इंडिया में मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये लैंग्वेज है। जो द्रविडियन से बिलोंग नहीं करती, ब्राहुई भी इससे बिलोंग करती है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछा जाता है। बाउंड्रीज का क्वेश्चन है। एक बाउंड्रीज तो आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा होगा, 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज हैं, है ना। और एक बाउंड्री आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आप देखिए पूछा जा रहा है आपसे
कि बताइए इनमें से अगर बाउंड्रीज दैट एलोकेटेड एंड डेलिनेटेड बिफोर सिग्निफिकेंट सेटलमेंट इन एन एरिया, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के यहाँ पर लोग रहते थे, सेटलमेंट यहाँ पर निवास करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे, और कुछ समय बाद किसी कारणवश, वो पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, वो लैंग्वेज रीज़न हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है रीज़न, कुछ कारणवश यहाँ के जो लोग हैं वो दो ग्रुप में बट गए, डिवाइड हो गए, इन्होंने अलग अलग देश बना लिए, इनके बीच में एक बाउंड्री है। तो यही सवाल है कि इस तरह की बाउंड्री को क्या कहते हैं, क्योंकि पहले लोग रहते थे और बाद में उस कल्चरल सेटिंग के बाद इस बाउंड्री को डिसाइड किया गया है। ठीक है, बाद में पूछा है कि बिफोर पूछा, बिफोर पूछा है, सवाल में पूछा है कि बाद में, बिफोर मतलब पहले, इससे भी पहले जो लोग यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, सवाल में ये है कि लोग बाद में बसे लेकिन ये दोनों अलग थे। सवाल ऐसा भी हो सकता है, हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले लोग थे फिर डिवाइड हुआ, बाउंड्री कहलाई, लेकिन इस सवाल में बिफोर का पूछा गया है। तो बिफोर का मतलब होता है एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। एंटीसीडेंट रिवर आपने सुना होगा ना, जो अपने अपलिफ्टमेंट से पहले रिवर थी, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट से पहले भी थी, आज अपलिफ्टमेंट हो चुका है किसी माउंटेन का, फिर भी फ्लो करती हैं, अपना रास्ता बरकरार बनाए हुए हैं, जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। ये कैसी रिवर है? ये हिमालय के अपलिफ्टमेंट से भी पहले थी, आज भी हैं, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, रेगुलर फ्लो कर रही हैं, अपना रास्ता बरकरार बनाए रखा है इरोजन करते हुए। ठीक है, तो वैसे ही एंटीसीडेंट बाउंड्री होती है। यहाँ पर ये दो ग्रुप में बटा हुआ एक क्षेत्र है, एक ये है, एक ये, बाद में लोग बसे हैं, बाद में यहाँ पर लोग बसे हैं, तो ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर पहले ये एक ही ग्रुप था, किसी कारणवश इन दोनों में डिवाइड हुआ, फिर ये लाइन बनी, तो वो कहलाएगी सबसीक्वेंट, बाद में। बाकी इन दोनों के बारे में भी अभी आपको बताने वाले हैं, एक और सवाल इस तरह का आएगा, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर और बाउंड्री से पूछा गया सवाल है। फ्रंटियर और बाउंड्री का ये सवाल है, इसमें फ्रंटियर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। बताइए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ट्रू है, सही नहीं है, गलत है, अबाउट फ्रंटियर। सीमांत के बारे में कौन सी विशेषता गलत है या सही नहीं है? फ्रंटियर इज अ जोन, सीमांत एक क्षेत्र है। फ्रंटियर इज आउटर ओरिएंटेड, सीमांत बाहर की ओर उन्मुख है। फ्रंटियर इज इनर ओरिएंटेड, सीमांत भीतर की ओर उन्मुख है। अब देखिए इसमें आउटर इनर दोनों बोला गया, तो हम ये समझ सकते हैं लॉजिक लगाकर इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो इन दोनों में से एक ना एक गलत है, बाकी तो ठीक होंगे। फिर भी देखिए, फ्रंटियर बिटवीन अर्ली ट्राइबल सोसाइटी वाज जनरली कॉल्ड ए नो मैन लैंड। प्रारंभिक जनजातीय समाजों के बीच सीमांत को आमतौर पर नो मैन लैंड, मतलब कोई व्यक्ति वहां पर नहीं रहता था, ये कहा जाता था। फ्रंट आपने क्लाइमेटोलॉजी में भी सुना होगा, ये एयर मास है, इसके सामने वाला भाग कहलाता है फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट है। तो वैसे ही होता है फ्रंटियर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। फ्रंटियर देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, फ्रंटियर एक एरिया है, एक जोन है, जैसा यहाँ पर लिखा भी है, ये एक क्षेत्र है, एरिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फ्रंटियर क्या हुआ करता था पास्ट में, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, एक सपोज एक राजा है, उसका ये क्षेत्र है, उसने इतना एरिया अपना कवर किया हुआ है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई, एक राजा ये है, इसने भी अपना एरिया कवर किया हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ये और ज़्यादा आगे की तरफ आते गए। लेकिन पहले इन दोनों के बीच में ये एक खाली क्षेत्र था, यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए कहा है इसको कि ये नो मैन जोन होता है, नो मैन लैंड, ये किसी का नहीं है। ये फ्रंटियर एक माउंटेन हो सकता है, यहाँ पर इनके बीच में एक डेजर्ट हो सकता है, एक फॉरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक खाली क्षेत्र है जो कि डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, मनुष्य ने और एरिया एक्वायर करना शुरू किया दोनों तरफ से। आज दोनों के बीच में जब दोनों पास आ गए हैं, एक लाइन खींच दी, इसको कहा बाउंड्री। लेकिन बाउंड्री से पहले तो फ्रंटियर ही हुआ करते थे, वो जोन हुआ करते थे, ठीक है, वो एक लाइन नहीं थे, बड़े बड़े जोन थे। करेक्ट है, इसलिए वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू ढूंढना है। फ्रंटियर आउटर ओरिएंटेड होते थे। क्या हमने ये कहा कि ये एक राज्य है, राज्य के अंदर का क्षेत्र फ्रंटियर है? नहीं, ये बाहर की तरफ है, तो ये आउटर है, ओरिएंटेड है, बाहर की तरफ उन्मुख है। ये भी सही है, इसका मतलब दोनों गलत हैं। ये इनर ओरिएंटेड होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो यही हमें ढूंढना है, नॉट ट्रू ही ढूंढना। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया। बाकी ये भी सही है। ये गलत स्टेटमेंट है इसलिए ये सही है, बाकी गलत है क्योंकि वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला स्टेटमेंट और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ये, देखिए जरा। ये कहते हैं इस स्टेटमेंट में, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड। इस तरह का ये स्टेटमेंट है। बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया है? क्या ये मैकिंडर का स्टेटमेंट है, स्पाइकमैन का, एटी महान का, या विटलसी का? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ये किसका करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है और आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, मॉडल तो आप जानते ही हैं। जिस स्कॉलर का ये स्टेटमेंट है आपको उसकी बुक्स का नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप उसकी बुक के नाम बताएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, रिपीटेड हैं, तो इसलिए आप उनके बुक का नाम भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। ये जो स्टेटमेंट है ये मैकिंडर के द्वारा दिया गया है। इनकी थ्योरी है ना, हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी, जो कि इन्होंने पोविट हिस्ट्री नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा था 1904 में, इस समय पर दी थी। फिर इसको चेंज किया 1919 में। इससे संबंधित एक सवाल है आगे, इसलिए ज़्यादा इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो 1919 में फिर इसको चेंज किया हार्टलैंड शब्द से। ठीक है, वो भी आपको आगे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला ही सवाल ये है। बताइए 1919 में मैकिंडर ने पोविट एरिया शब्द को हार्टलैंड से रिप्लेस किया था किस बुक में? फॉरेन अफेयर नाम के बुक में, राउंड वर्ल्ड विनिंग ऑफ पीस नाम के बुक में, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज नाम के बुक में, वर्ल्ड वॉर एंड ज्योग्राफी नाम की बुक में? बताइए। शुरुआत में ये जो हार्टलैंड शब्द है ना, 1904 के समय पर उसे पोविट एरिया बोला था। पोविट एरिया बोला था इन्होंने 1904 में, 1904 में। ठीक है, लेकिन 1919 में उसी शब्द को इन्होंने रिप्लेस किया हार्टलैंड से। ठीक है, तो हार्टलैंड से जब इसे रिप्लेस किया, किस बुक में रिप्लेस किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही इसके अलावा आपको ये भी कमेंट करना है कि इन चार में से कौन कौन से बुक हैं जो मैकिंडर के द्वारा लिखी गई हैं, और साथ ही उनका ईयर भी आपको लिखना है। एक दो का ईयर तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी इसके अलावा जो होंगे वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके, करेक्ट ऑप्शन इसका है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। वेरी गुड, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, ये वो बुक है जिसमें जो पहली बात इन्होंने 1919 में लिखी, दूसरी बात हार्टलैंड शब्द से रिप्लेस किया था, पोविट एरिया की जगह पर अब इसको कहा कि ये हार्टलैंड एरिया है। अब बस एक ही बात बची कि आपको बता, दो के तो आपको पता ही लग गया कि ये 1904, ये 1919 में। फॉरेन अफेयर का बताना है कि इसके द्वारा लिखी गई है नहीं लिखी गई है ना, और मैकिंडर के द्वारा राउंड वर्ल्ड विनिंग ऑफ पीस का, और वर्ल्ड वॉर एंड ज्योग्राफी का।
ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से बुक इसमें से मैकिंडर की है, किस ईयर में लिखी गई है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस स्कॉलर ने द अर्थ एंड द स्टेट ऑफ 1939 ये बुक लिखी है। और ये जो बुक है ये बहुत फेमस स्कॉलर ने लिखी है, हार्टशॉन, विटल्सी, मैकिंडर, स्पाइकमैन। रिचर्ड हार्टशॉन, विटल्सी, मैकिंडर, स्पाइकमैन, ये सभी स्कॉलर्स अलग अलग तरह से एग्जाम में सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे कि इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है। बताइए। देखिए, रिचर्ड हार्टशॉन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें ये ज्योग्राफी को कहते हैं कि ज्योग्राफी एक यूनिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी क्या है? एक यूनिक सब्जेक्ट है, जिसमें आगे चल के फिर हार्टशॉन शेफर विवाद भी शुरू होता है। वो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, एक्सेप्शन सब्जेक्ट कहते हैं ज्योग्राफी को। शेफर फिर एक रिसर्च पेपर लिखते हैं एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, जिसमें दोनों का विवाद फिर शुरू होता है आगे चल के। शेफर कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट विज्ञान या साइंटिफिक तब होता है जब उसका एक्सप्लेनेशन इजी हो। ठीक है, कठिन या क्लिष्ट एक्सप्लेनेशन होना ये साइंस का नेचर नहीं है, और ज्योग्राफी कोई एक एक्सेप्शन सब्जेक्ट नहीं है। हार्टशॉन किससे प्रभावित थे? हार्टशॉन प्रभावित थे कार्ल रिटर से। ठीक है, सॉरी, ये जो कार्ल रिटर, ठीक है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके, रिटर नहीं, रिटर के अलावा जो एक स्कॉलर हैं जो प्री क्लासिकल पीरियड के स्कॉलर हैं। जर्मनी में देखिए तीन तरह से हम स्कॉलर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक प्री क्लासिकल ज्योग्राफर हैं, एक क्लासिकल हैं, और पोस्ट क्लासिकल हैं। पोस्ट क्लासिकल ज्योग्राफर हैं। ठीक है, इनमें से जो इमैनुअल कांट हैं, इमैनुअल कांट बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। ठीक है, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, अपवादात्मकता का पिता कहते हैं इनको। इन्हीं से प्रभावित है रिचर्ड हार्टशॉन। ज्योग्राफी को एक यूनिक सब्जेक्ट, एक एक्सेप्शन सब्जेक्ट कहते हैं। विटल्सी का आपने मॉडल पढ़ा है, जो उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड दिया है 1936 में ही, 1936 में, ये 1939 है, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरे विश्व को 13 रीजन में डिवाइड किया है, एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया हुआ है। मैकिंडर का आप अभी इतनी देर से देख रहे हैं, तो ये दो सवाल यहाँ पर आए हैं। मैकिंडर ने जो हार्टलैंड थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमलैंड थ्योरी है स्पाइकमैन की। करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो बुक है द अर्थ एंड द स्टेट ऑफ 1939, डॉर्वेंट विटल्सी ने, इनका पूरा नाम डी विटल्सी कहते हैं, डॉर्वेंट विटल्सी है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन स्कॉलर है जिसने ये टर्म इस्तेमाल किया है जियोपॉलिटिक? बताइए, कौन स्कॉलर है जिसने जियोपॉलिटिक शब्द इस्तेमाल किया है? जेलन, हाउशोफर, रेडजेल, हैरी हेस। दो तो आप इसमें एकदम क्लियरली आउट कर देंगे, दो तो बिल्कुल ही डिलीट कर देंगे देखते ही। दो में हो सकता है कि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो, जो कि वो कन्फ्यूजन आपको अभी क्लियर हो जाएगी, इसीलिए परख सीरीज है
कि आपको सेल्फ एनालिसिस मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इजी लगते हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता चली है, ये परख है। ठीक है। जियो पॉलिटिक, ये जो टर्म है ये कॉइन किया था जेलन ने। जेलन ने, करेक्ट ऑप्शन इसका जेलन है। के इसमें साइलेंट होता है। हाउसहोफर ने उसमें आगे चल के काम किया है। जियो पॉलिटिक्स जो कॉन्सेप्ट है इस पे उनका कंट्रीब्यूशन है। हाउसहोफर का भी नाम है। अगर ये ऑप्शन ना हो जेलन, और आपसे लिखा हो, यहाँ पर सवाल लिखा हो कि जियो पॉलिटिक कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, किस स्कॉलर से संबंधित है, तो आप कहेंगे हाउसहोफर। जेलेन ने ये टर्म दिया है, हाउसहोफर ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। रेड जेल डिटर्मिनिज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। रेड जेल जर्मनी के स्कॉलर हैं, डिटर्मिनिज्म के लिए जाने जाते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी, पॉलिटिक्स जोग्राफी, है ना, और लेबेंसरम, ये इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप याद रखेंगे। और हैरी हेस का अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सब देखा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर ही बेस्ड हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको अर्थक्वेक, सबसे पहले अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, इसके अलावा अर्थ मूवमेंट, ठीक। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको इंडिया का फॉर्मेशन, हिमालय मिली, इंडिया में कैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हैरी हेस की। उसमें डाइट्स का भी नाम है। छोटी बड़ी प्लेटें हैं, उनका डायरेक्शन याद रखिए। बड़ी प्लेटों का जो डायरेक्शन है, छोटी प्लेटों की लोकेशन कहाँ पर मर्ज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडो पाक बाउंड्री, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो किस प्रकार की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हों कि क्या इसका सही आंसर है, तो यही आपको पता चलेगा, यही परख है। बताइए पहले आप, इंडो पाक के बीच में पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, अधिरोपित या अध्यारोपित कह सकते हैं, अनुवर्ती, किस तरह की बाउंड्री है। एंटीसीडेंट, सबसीक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड, कॉन्सिक्वेंट। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए इन चारों बाउंड्रीज के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहले अगर हम इंडो पाक के बीच में देखें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडो पाक के बीच में अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री, ये है सब सीक्वेंट बाउंड्री, सब सीक्वेंट। करेक्ट ऑप्शन इसका अनुवर्ती है, बी। अब देखिए होता यह है, जैसे शुरुआत में भी हमने देखा था थोड़ा सा, अगर ये एक स्टेट है, ये एक कंट्री है, एक स्टेट है, स्टेट कहने से मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, कि जिसकी पॉपुलेशन है, इसका एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया है, इनकी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार है, और इनकी अपनी संप्रभुता है, निर्णय लेने की शक्ति, सोवरेनिटी। ये चार एलिमेंट अगर किसी जगह पर मिलते हैं तो वो स्टेट कहलाता है। निर्णय लेने की शक्ति सबसे पहले, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, पॉपुलेशन, इसके अलावा गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और सोवरेनिटी। ये चार एलिमेंट्स होने चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, चुनी हुई सरकार और संप्रभुता, निर्णय लेने की शक्ति, तो वो स्टेट है। ठीक है। तो किसी स्टेट, मान लीजिए कोई स्टेट है, यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, कुछ कारणवश इनके बीच में विवाद हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों ने बीच में बाउंड्री क्रिएट कर दी कि अब हम आज से अलग हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, बाद में वो अलग हुआ है ना, तो जब बाद में अलग होता है कल्चरल सेटिंग के, उसको सबसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है। वहीं अगर पहले यहाँ पर ये राज्य बसा, पहले राज्य था,
इसको अलग अलग कर दिया, बाद में लोग कुछ इसमें जाकर बस गए, कुछ इधर जाकर बस गए। तो बाद में जब लोग बसे, पहले से ही बाउंड्री है, तो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल क्या है ये आप बताएंगे। सुपर इम्पोज्ड, इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच में एंटीसीडेंट बाउंड्री है, प्रेजेंट में जहां पर एंटीसीडेंट बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा थर्ड इसमें देखिए, एंटीसीडेंट आपको मालूम पड़ गया, सबसीक्वेंट मालूम पड़ गया। सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज में इंडिया में मिलती है। हाँ, अगर ऑप्शन में देखिए इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया बांग्लादेश है, तो ऑप्शन क्या आएगा, सबसीक्वेंट, ठीक है। लेकिन आप जैसे सिचुएशन देखिए, यहाँ ये जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं कि ये पीओके वाला रीजन है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इधर अक्साई चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र हैं इनकी बाउंड्री सुपर इम्पोज्ड है, ये सही बाउंड्री नहीं है बल्कि इम्पोज की गई है, ये मिलिट्री के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया क्षेत्र है, ठीक। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जबरदस्ती यहाँ पर बाउंड्री, क्योंकि जहाँ पर वॉर रुकी वो क्षेत्र बाउंड्री डिसाइड कर दिया गया। तो ऐसा क्षेत्र जो जनमत संग्रह के द्वारा नहीं बल्कि इम्पोज्ड किया गया होता है, जहाँ पर वॉर स्टॉप एरिया होता है, जहाँ पर वॉर रुकी होती है, अगर वो बाउंड्री डिसाइड की जाती है, जो उस बाउंड्री को माना जाता है, तो उस बाउंड्री को कहते हैं सुपर इम्पोज्ड, मतलब वो अध्यारोपित है, ठीक है। उसको गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है बल्कि वो रोपित है, तो इसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि LOC LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये दोनों बाउंड्री किस प्रकार की हैं, आप कहेंगे सुपर इम्पोज। आपसे पूछे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसीक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट भी ये बाद में बनी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे सबसीक्वेंट है, ये भी बाद में बनी हुई बाउंड्रीज हैं कल्चरल सेटिंग के, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, अभी सवाल का करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनसरम। लेबेनसरम कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि लेबेनसरम का कॉन्सेप्ट दिया गया है रेडजेल के द्वारा, अभी पीछे हमने सवाल में देखा था। तो आपको बताना है कि लेबेनसरम का जो कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअल में, क्या इसका मतलब एक डेड स्थल या डेड स्पेस होता है, लिविंग स्पेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। लेबेनसरम रेडजेल के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, ये प्रभावित थे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट से, जो ऑर्गेनिक थ्योरी है ना, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी उसको बोलते हैं, इनके जो लेबेनसरम है ये प्रभावित थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी, इनसे ये प्रभावित थे। इन्होंने बताया ना जैसे एक जीव होता है, धीरे 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 करके वो अपने एनवायरनमेंट के साथ विकसित होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करता है, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से ही उस जीव को धीरे 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 अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को उस माहौल के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करना होगा। वैसे ही एक स्टेट भी धीरे धीरे करके ग्रो होता है, विकसित होता है विद इन बाउंड्री, ये आपको ध्यान रखना है, विद इन बाउंड्री, आउटसाइड बाउंड्री नहीं, विद इन बाउंड्री, ठीक है। तो ये लिविंग स्पेस होता है लेबेनसरम का मतलब, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जीवित स्थान, जीवित स्थल, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं आपके लिए, जो आपको परख सकते हैं, जो आपको एनालिसिस में हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए और मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि आप कैसे करके अवेल कर सकते हैं, ये देखिए।
इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको उत्कर्ष पर ही मिल सकता है, ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप एक फ्री कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप इसको पहले स्कैन करेंगे, इनरोल करा लेंगे आप आपका जो फ्री कोर्स है। इनरोल कराने के बाद आपको पूरी टीम है, टीम ने अलग अलग सब्जेक्ट में, आपका जैसे सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किए हुए हैं। आप उन मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए, उनको पढ़िए और ग्रो कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि आप किस लेवल पर हैं, कहाँ पर कमी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दिसंबर के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अलावा भी और भी कुछ लर्निंग करनी है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको टीम का नंबर दिखाई देगा, क्वेरी जनरेट कीजिए, आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ आप ज़रूर इनरोलमेंट करा लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सभी को सेशन के साथ, इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा मिला, तो उसको सभी तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।